गाइस मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, गुड आफ्टरनून। बाकी लोग आवाज नहीं आ रही, क्या गुड बात है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, कोई डाउट किसी भी तरीके की? सर डीपीपी। अरे वाह, डीपी बताओ भाई, क्या डाउट है डीपी? बोलो भाई, डाउट्स डीपीपी। एनीवन? आकाश जरा डीपीपी लगाया। सर मुझे भी पूछने डाउट्स। तुझे भी पूछने तो तू भी पूछ लेना बेटा, डीपीपी लगा तो सही। डाउट पूछेगा तो डीपीपी होगी तभी तो। स्क्रीन तो शेयर कर। यहाँ पे रोहन जोगी कौन है? रोहन जोगी, एनीवन? यस सर। वो यस कॉल सर। देते हैं, नंबर देते हैं कि क्या बोला था बेटा कि केवल व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। ओके सर। हाँ? भाई साहब, इसी नंबर पे मेरी कॉल चल रही होती है, मेरी क्लास चल रही होती है, उसी में तुम क्लास लगा देते हो, कॉल कर देते हो, मेरा क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता है। सॉरी सर। हाँ जी, यू शुड बी। व्हाट्सएप पे मैसेज करो यार, कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके चलो। सर। हाँ जी बेटा, बोलो, डाउट बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर ना 6। सिक्स? सिक्स में क्या डाउट है यार? तुम लोग सर वो आजकल जो टेलीग्राम बहुत यूज कर रहे हो यार, क्यों आकाश? यस टेलीग्राम क्या सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ऐप है क्या यार? सर वो एनटीएससी स्टेज 2 के लिए यूज करना पड़ रहा है ना, अनअकैडमी के लिए। अनअकैडमी? यस सर, एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, टेलीग्राम पे करा रहे हो? सर वो मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह सेंड करते हैं उस पर। अच्छा। Yes. हाँ बेटा, डाउट बोल रहे, कौन कौन बोलता? क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा नंबर सर बोल वो रखा है तुमने आकाश? क्वेश्चन नंबर 6 में सर जो वो इंटीग्रेशन में ना जो इन्फिनिटी है सर, वो इन्फिनिटी नहीं होके सर वो जीरो होना चाहिए, जब ये आंसर सही आएगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। हो सकता है तुम्हारी बात में दम हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो जीरो। चलो, जीरो से हाँ क्या था, जीरो ही आएगा, वो इन्फिनिटी गलत लिखा हुआ है, वहां जीरो होना चाहिए। चलो, और कोई ओके। डाउट किसी और को? करेक्ट कर लेना और उसमें रिपोर्ट मार देना जरा, वहां पे रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा ना। अरे सारे लोगों को क्वेश्चन में रिपोर्ट का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है, अगर कोई भी क्वेश्चन में गलती लग रही है तो आप उसको यस सर। रिपोर्ट कर सकते हो। यस तो सर। रिपोर्ट कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर ये वाला क्वेश्चन में इशू है, तो मैं उसको मैं अपनी तरफ से भी भेज दूंगा करेक्शन के लिए, ठीक है? चलो, और बोलो अगला डाउट। यार क्वांटम वर्ल्ड, यार तूने अभी तक बताया नहीं, तेरा आईडी का नाम क्वांटम वर्ल्ड क्यों रखा हुआ है भाई? सर मैंने बताया तो था आपको। क्या बताया था, मैं भूल गया, फिर से बता। सर ये सर मेरी सिस्टर का फोन है, उनकी अरे आईडी है तो क्वांटम सिस्टर का वर्ल्ड। नाम क्वांटम वर्ल्ड है? नो सर, आईडी बना रखी है अच्छा। क्वांटम वर्ल्ड। हाँ तो क्या रीजन है, कुछ पूछा तूने सिस्टर से? सर थोड़ा सा वो पर्सनल था इसलिए बताया नहीं। ओके। सर ये वाला Are क्वेश्चन एक you बार करवा are दो। you sure she is not somewhere related to alien or something? ऐसा तो कुछ नहीं, पर्सनली वो एलियन वेलियन का कुछ काम करती हो, ऐसे साइंटिफिक एंड ऑल? सर वो उन्होंने सर साइंस साइड ली है ना सर, अभी वो मेडिकल में पढ़ाई कर रही है अपनी, तो वो अच्छा कभी अच्छा, कभी। चलो तो सर कभी कभी समझ जाती है ना, सारी बहनें ऐसी होती हैं। हाँ। सर हाँ ये जी वाला बेटा क्वेश्चन आकाश, एक बार करवा दो। कौन सा क्वेश्चन करवा दो? सर 6th क्वेश्चन।
मैं ही करवा दूंगा, तू क्या करेगा? सर समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है, तू बता। 1 माइनस साइन ओमेगा टी का तू डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है? सर इसमें वन का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग। कोई नई बात पूछी तूने, बहुत नई बात पूछ ली बेटा। दो सर फंक्शन तो है, वन सॉल्व। एक अलग फंक्शन है, साइन ओमेगा टी अलग फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करो। सर पर हो नहीं रहा। अरे क्या नहीं हो रहा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर टी। सर होगा। ओइरो, बता बता आकाश, सर आवाज नहीं वन का रहनी है, चुप नहीं रहना है। सर वन का इंटीग्रेशन टी होगा। टी होगा, और साइन ओमेगा टी का? सर इसका कॉस टी। साइन का होता है माइनस कॉस, यस पहली सर, चीज। माइनस कॉस। यस सर। और साइन ओमेगा टी है बेटा, साइन टी का कॉस टी होगा, साइन ओमेगा टी का कितना होगा? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। बस यही बताया मैंने। साइन टू टी का कितना होगा बेटा? साइन टू टी का हम्म 2 माइनस कॉस टी। 2 माइनस कॉस टी? कहां से पढ़ रहा है तू, क्या कौन सा कंसेप्ट लगा रहा है? सर समझ नहीं आ रहा ये वाला। अरे मैंने पूछा साइन टू टी का क्या होगा, तो उससे क्या समझना है? मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे। माइनस टू कॉस टू टी। माइनस टू कॉस टू टी कौन से फॉर्मूले से निकाल रहा है? सर सॉरी, डिवाइड हो गई। सॉरी डिवाइड हो गई, सॉरी से डिवाइड कर दो भाई उसको। भाई साहब मुझे सही आंसर दो, क्या होगा? माइनस कॉस टू टी अपॉन में 2। तो भाई साहब साइन ओमेगा टी का क्या होगा? अरे ओमेगा माइनस टू की जगह कॉस। ओमेगा रखो। ओके सर। और बताओ, ओके नहीं बताओ, बोलो। कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ बचता है क्या? आ जाओ बेटा, अपना स्क्रीन देख लो, तुम दिख रही है मेरी स्क्रीन तेरे को? ये दे रखा है, ये इनफाइनाइट नहीं है, इसे जीरो कर लेना। बच्चा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ये ऐसा दे रखा है भाई। इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू डी टी 0 से पाई बाय ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी डी टी 0 से पाई बाय ओमेगा। हाँ भाई साहब, आपने बोला 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलते हो टी, लिमिट रखनी बाकी है 0। आपने बोला सर माइनस साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट रखनी बाकी है पाई बाय ओमेगा से 0। चलो लिमिट तू ही रखेगा, लिमिट रख के बता क्या रखूं यहाँ पे, पहले मैं क्या रखूं, लिमिट कैसे रखूं? सर पाई बाय ओमेगा माइनस 0। पाई बाय ओमेगा माइनस 0, इधर क्या लिखूं? माइनस। माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस कर दे भाई। ओके सर। प्लस कॉस ओमेगा पाई बाय ओमेगा। और माइनस कॉस ओमेगा 0 अपॉन में ओमेगा। अब बोलो अगला स्टेप क्या लिखूं इसको? पाई बाय ओमेगा। कॉस पाई अपॉन में ओमेगा। कॉस 0 अपॉन में ओमेगा। माइनस कौन बोलेगा? यस माइनस। और बोलो अगला स्टेप।
सर cos पाई की वैल्यू पता नहीं। कॉस पाई की वैल्यू नहीं पता अभी तक बेटा? नो सर। डिग्री में बता कितना लिखा है ये कॉस पाई? ये कितना डिग्री लिखा है? cos 0 डिग्री लिखा है, cos 30 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है इसका मतलब? cos 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होती तुमको cos की? नो सर। तो पता करो बेटा। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच के स्टैंडर्ड एंगल की सबकी तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, सारी वैल्यूज सर पता होनी चाहिए। सर cos 180 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। -1। हाँ भाई साहब, माइनस cos 0 की वैल्यू 1। 1 होती है cos 0। यस सर। तो 1/1 सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। ओके सर। भाई साहब, जो बेसिक फंड है वो अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा। अप्लाई नहीं करना चाहते आप, बस सोचते हो मन में पता नहीं कैसे होगा। पेन चलाओ, जो फंडे सीखे हैं उन रूल को अप्लाई करो, आएंगे यार, आएंगे क्यों नहीं। चलो नेक्स्ट। सर जो है 8th क्वेश्चन, इसमें 10 2x नहीं होना चाहिए इस ऑप्शन में। क्या होगा बेटा? सर जो है इसमें 8th सी क्वेश्चन, ऑप्शन में थोड़ी करेक्शन होगी। सर 2x आएगा बिल्कुल आएगा। ना वहाँ पे। बिल्कुल आएगा, वो करेक्शन होगी। करेक्शन के लिए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। और बोलो। ओके सर। बाकी सर लोगों को 10th डाउट नहीं क्वेश्चन। है? बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है? डीपीपी सॉल्व नहीं होगी लग रहा है। अरे भैया, आवाज क्यों नहीं आ रही बाकी लोगों की? सर वो सारी सॉल्व हो गई थी, बस वो एक मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर। अरे मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, 2 लोगों की आवाज आई है मुझे। बाकी करीब 28 लोग हैं क्लास में। अब भैया क्यों नहीं आ रही आवाज बाकी लोगों की? आदित्य, अनंता, अंश, अनुभव, दीपक, इशिका, ज्योति, कृष्णा, मिली, प्रथम, प्रत्यक्षा, प्रीति, प्रिंस, रिद्धि, रिया, रोशनी, सानवी, आवाज क्यों नहीं आ रही? सारे सॉल्व हो गए? सर हो गए थे चलो भाई, सारे। वेरी गुड। नेक्स्ट, आप लोगों का टेस्ट है मंडे को शायद। आ गया है यार नोटिफिकेशन आप लोगों के पास? नो सर। नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका था सिलेबस। यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीट, मैथमेटिकल टूल्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मतलब टिल इंटीग्रेशन। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं तो मैं आपको दे रहा हूँ सिलेबस में, पहले भी क्लास में शायद आपको बता चुका था। हाँ बेटा बोलो। सर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बताऊं इसमें, बोल। सर इसे कैसे करेंगे इंटीग्रेट? क्यों इंटीग्रेट करने में क्या है? वेरिएबल क्या है? सर r। आर। जी m1 m2 कांस्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा? 1/r²। यस सर हो जाएगा। 1/r, बस खत्म बात। वेरिएबल देखो ना यार अपना, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, उसे एक 2 की तरह मान के चलो। कांस्टेंट को क्या करते हो, सिंपल बाहर रख देते हो इंटीग्रेशन के, वो तो एज इट इज बना रहता है। कर पाओगे? फिर लिमिट रखनी है। हाँ या नहीं? सर एक बार बता दो। मैं बताऊंगा कुछ नहीं, डाउट पूछो क्या नहीं तो ही बताऊंगा मैं, सर सॉल्यूशन नहीं करके दिखाऊंगा। हाँ, 1/r² को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1/r² को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पहले सर यस केवल खड़े होंगे, 2 थप्पड़ खाएंगे, फिर करेंगे। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा?
नहीं आता? नो सर। तो मतलब इंटीग्रेशन ढंग से किया नहीं हमने। सर ln x स्क्वायर। कौन बोला ये? कहां से कौन सा फॉर्मूला लगाया? बोलने से पहले ये सोचा करो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया। आंसर करने से पहले तुक्का नहीं मारना होता। सर ln x स्क्वायर, सर sin x स्क्वायर, सर 2x स्क्वायर। अरे भाई साहब तुक्के तो ना मारने हैं। आंसर लगाने से पहले सोचो तो सही मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। नाम क्या है तेरा बेटा? सर आकाश। प्रकाश बोला तूने क्या कभी जिंदगी में? नो सर। विकास बोला तूने? नहीं। ऐसा हो सकता है सर विकास नाम ले लूं क्या? तुक्का ही तो मारना है मुझे। अरे भैया पहले जो चीज आप बोल रहे हो कम से कम आप वो तो चीज बोलो। या तो सीधे बोलो सर मुझे 1/x का आता ही नहीं है, खत्म बात। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की। सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए खुद पेन से? आकाश बेटा सर कौन से जो आपने करवाए थे? हाँ और कौन से बेटा? हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए क्या खुद आपने पेन से बाद में सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चंस? यस सर करे थे। सारे? यस सर। नोट्स हैं तुम्हारे सामने पूरे क्लास के? सर अभी नहीं है। कहाँ चले गए वो? सर रखे हुए हैं अभी। कहाँ रखे हुए हैं बेटा? क्लास चल रही है, क्लास में नोट्स नहीं तो कहाँ रखे हैं बेटा? मतलब तुमने नोट डाउन नहीं किया बेटा? तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट में रखे हुए हैं? बोलो। सर नहीं स्क्रीनशॉट में नहीं है। तो फिर बेटा आप फिजिक्स की क्लास कर रहे हो और फिजिक्स के नोट्स बोल रहे हो मेरे पास है नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? कहाँ रखे हैं? तुम्हारे घर पे हैं कि पड़ोसी घर पे हैं? सर मेरे घर पे ही है। जरा मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाओ मुझे जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके। आकाश ईमानदारी से बताना, नींद की कसम है, क्या आपके पास सारे नोट्स हैंड रिटन हैं? जो भी मैंने सब पढ़ाया वो सब आपने नोट डाउन किया अपनी कॉपी में? जो भी स्क्रीनशॉट मैंने दिए थे वो सारे आपने नोट डाउन किए खुद? यस सर। नींद की कसम ईमानदारी से, क्या सारे क्वेश्चंस आपने पेन से सॉल्व किए हैं खुद? यस सर। सारे मतलब सारे, एक भी मिस नहीं होने चाहिए? यस सर। यस सर। तो आपको 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता बेटा? x की पावर m से का इंटीग्रेशन बता क्या होता है जल्दी से? x की पावर m का? हाँ x की पावर m+1 अपॉन में m+1। क्या 1/x स्क्वायर को हम x की पावर -2 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो x की पावर -2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? ओके सर हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा बेटा। बाकी लोगों से पहली बार में हो गया, आपने इतनी इतनी बहस के बाद आपसे हो रहा है, इसका तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हम सीरियस नहीं है। वन बाई एक्स स्क्वायर का बेटा ln x स्क्वायर बता रहे हो आप, क्या सोच के बता रहे थे जरा मुझे बताओगे और थोड़ा सा? सर वो 1/x का ln x होता है इसलिए। तो 1/x स्क्वायर का ln x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x क्यूब का ln x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब का भी बता देना कुछ। ऐसे तो नहीं करो यार, मतलब बेसिक क्वेश्चन सबसे बेसिक x की पावर n सबसे पहला फॉर्मूला होता है, हम वही उसी में गलती कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट? और कोई डाउट? एनीवन? कोई भी डाउट नहीं, क्लियर है सब? आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गई थी बातें? सर ग्राफ तक। एम आई ऑडिबल? प्रत्यक्षा पूछ रही है मुझसे एम आई ऑडिबल। अरे कुछ बोलोगी तभी तो ऑडिबल होगी बेटा।
ग्राफ तक मतलब ग्राफ हो गए थे? इंट्रोडक्शन हुआ था सर सर। स्ट्रेट लाइन हुआ था। स्ट्रेट लाइन हुआ था, ऐसे बोला करो। यस बेटा तुम्हारा माइक बंद है बेटा, तुम स्पीक करते भी रहोगे तो क्या मतलब है प्रत्यक्षा? पहले माइक ऑन करोगे उसके बाद बोलोगे ना बेटा, तभी तो सुनाई देगा। तुम्हारा माइक ऑलरेडी बंद है, पहले माइक को तो बेटा अनम्यूट करो। अब बोलो। प्रत्यक्षा बेटा कुछ बोलना चाहती हो? आपके बैकग्राउंड की आवाज मेरे पास आ रही है, आप बोलोगी तो आपकी भी आवाज आएगी। तो मेरे साथ पहेली खेल रही है क्या, मजाक कर रही है क्या, क्या करना चाह रही है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बात की थी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, m यहाँ पे स्लोप कहलाता था, c आपका y इंटरसेप्ट कहलाता था। m अगर पॉजिटिव होता था इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होता था, इसका मतलब क्या होता था, चढ़ाई मिलेगी आपको। हमेशा चढ़ाई कहाँ से कहाँ देखते हैं, जब पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जाएंगे तब आप देखेंगे चढ़ाई मिल रही है कि ढलान मिल रही है। m अगर नेगेटिव होता था तो आप बोलते थे स्लोप नेगेटिव था। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह हाईलाइट कर लेना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप बोलते हो सर ये एक स्ट्रेट लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया है तो जरा देखो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, देखो आप यहाँ पे चढ़े जाओ चाहे आगे चले जाओ, सर स्लोप चढ़ाई कैसी है, कांस्टेंट है। अगर आप आगे जाके चढ़ाई एकदम से ऐसी हो जाए तो आप बोलोगे चढ़ाई बढ़ गई, या फिर ऐसे जाते जाते चढ़ाई ऐसे ढलान आ जाए तो आप बोलोगे ढलान बढ़ गई। ठीक है, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन में हमेशा ध्यान रखना स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो हाईलाइट कर लो, जब भी स्लोप कांस्टेंट मिल जाए समझ जाना ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, स्लोप चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हाईलाइट करके लिख लो बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क मूव करके आप लिख लो सर स्लोप मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर y एक फंक्शन ऑफ x है, अगर y एक फंक्शन ऑफ x है तो dy बाय dx क्या देता है, dy बाय dx देता है स्लोप। मतलब डिफरेंशिएशन से आप स्लोप निकाल सकते हो अलग अलग पॉइंट पे। अभी तो स्ट्रेट लाइन की बात की, तो स्ट्रेट लाइन में तो हर जगह स्लोप कैसा होता है, सेम होता है, तो आप कहीं पे भी निकाल लो एक ही बात है। आगे जाके जब कर्व आएगा, कोई और कर्व होगा, जब आपका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा तब आप बोलते हो कि सर dy बाय dx क्या आएगा, एक x का फंक्शन आएगा और x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग स्लोप आएगा। हम देखेंगे आगे। प्लस अगर मैंने कहा इंटीग्रेशन करते हो अगर y का x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या देता है, एरिया अंडर y। ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व देता है बिटवीन x1 एंड x2। x1 और x2 के बीच का जो कर्व है और x एक्सिस है उसके बीच का एरिया आपको किससे मिलता है, अगर मैं y को इंटीग्रेट कर दूं। तो ये दो चीजें आपको लाइफ टाइम यूज होने वाली हैं, पूरी 11th में यूज होंगी, पूरी 12th में यूज होंगी, और फिर भी आप भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप भूल जाओगे। मैं आपको कितना हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, फिर भी आप ये चीज भूलेंगे, मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाली है। मैंने कहा चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ से बढ़ने से पहले मैं जरा बातें करना चाहूंगा एक दो एग्जाम्पल की। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, मुझे जरा बताएंगे कि सर इसमें y x के साथ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, y इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। चलो पहले तो ये बताओ कि सर इस रीजन में y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। इस रीजन में y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव Negative. इस रीजन में Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस रीजन में बताओ y इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग
जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब एक से ही दिखता है, जरा चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ कि क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्विकली। विशाल बोल रहे हैं डिक्रीजिंग, एनीबॉडी एल्स? विभो डिक्रीजिंग, मिली डिक्रीजिंग, आकाश इंक्रीजिंग, अनुभव इंक्रीजिंग। 4 लोगों ने आंसर दिए, 5 लोगों ने। मेरे पास सबके आंसर आने चाहिए 28 के 28 के। क्वांटम इंक्रीजिंग, सानवी इंक्रीजिंग, रोशनी डिक्रीजिंग, शिवम इंक्रीजिंग। जल्दी जल्दी बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए। चलो मैक्सिमम लोगों ने किया है, फिर भी अभी कुछ लोग रह गए हैं, ठीक है। पहला आंसर मेरे पास आएगा डिक्रीजिंग। जरा हम बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग, जिसने भी बोला होगा। आपने डिक्रीजिंग क्यों बोला ये बताओ जरा। विशाल सबसे पहले आपका आंसर आएगा डिक्रीजिंग। आपने डिक्रीजिंग क्यों बोला, मुझे आंसर दें पहले। क्योंकि सर वहाँ पे सर एक्स एक्सिस नेगेटिव था सर। मैंने पूछा वाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, विशाल? सर क्या सर? सर नेगेटिव होगा ना। अच्छा, -3 एक इंक्रीजिंग वैल्यू है कि डिक्रीजिंग वैल्यू है? सर डिक्रीजिंग है। बेटा -3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। समझ गया सर। क्या समझा? कांस्टेंट होगा। सबसे पहले तो गांठ बांध के लिख लो, अगर y नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आप जिंदगी में ये देख के आंसर नहीं दे सकते कि सर y इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। भाई साहब, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही है या घट रही है बताने के लिए आपको आगे पीछे की कुछ वैल्यूज पता होंगी, तभी तो बताओगे। मैंने कहा बोला आज वैल्यू -3 है, कल वैल्यू -2 है, बताओ चीज इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज 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 कर रही है। -3 Increase, से sir. -2 जा रही है। तो पहले तो ध्यान से लिख लो, जिन लोगों ने आंसर डिक्रीजिंग दिया और काफी लोगों ने दिया, y अगर नेगेटिव है इसका ये मतलब कतई नहीं है कि y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों हो सकता है। y नेगेटिव का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना नहीं होता है, y में चेंज नेगेटिव होना चाहिए। कोई भी चीज अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसमें चेंज का साइन देखते हैं। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जितने लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी बोला है, किसी भी चीज का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना उसके चेंज के साइन पे डिपेंड करता है, उसके साइन पर नहीं। y अगर नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ध्यान से सुने इस बात को। मैंने कहा जरा देखो y की वैल्यू, ये देखो ये y की वैल्यू यहाँ पर ये है, x थोड़ा और इधर जाओगे तो y की वैल्यू ये हो गई। तो देखो y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप x की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव x की तरफ, y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लेस नेगेटिव होता जा रहा है। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है कि सर ये इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पे चेंज इन y मतलब dy बाई dx निकालोगे तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्लोप कैसा है, चढ़ाई है यहाँ पे। जब भी आप y की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हो तो y के स्लोप से पता चलता है, ना कि y की वैल्यू से। जैसे जैसे सर x की तरफ वो बढ़ रहे हो, tan थीटा से भी तो निकाल सकते हैं कि वो मतलब जो बेटा लाइट tan थीटा भी तो स्लोप है। हाँ सर मतलब ओके सर। मतलब क्या, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ बेटा। तुम कान को ऐसे पकड़ रहे हो, मैं कान को ऐसे पकड़ रहा हूँ, क्या सेम कान नहीं पकड़ रहे हो? यस सर। मैं स्लोप बोल रहा हूँ, आप tan थीटा बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद कोई उसको m बोलने लगेगा। ठीक है, एक ही तो बात है। तो आपने बोला कि सर अगर मैं स्लोप की बात करूं, अगर ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, y और x का ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब dy पॉजिटिव है। जब dy पॉजिटिव होगा मतलब चेंज पॉजिटिव होगा, तब आप बोलोगे y इंक्रीजिंग है। अगर चेंज नेगेटिव होगा तो स्लोप भी नेगेटिव आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर y डिक्रीजिंग है।
y की वैल्यू के साइन से कभी डिसाइड नहीं होगा। देखो y यहाँ पे नेगेटिव है, y इज इंक्रीजिंग। जब इस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा y की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है, y इज स्टिल इंक्रीजिंग। क्योंकि देखो y का अभी भी स्लोप तो वही है ना, सेम। तो अच्छे से गांठ बांध दो, पहली बार बता रहा हूँ और आखिरी बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, गलतियां बहुत करोगे। कि जब y का चेंज चाहिए तो y का स्लोप देखते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर स्लोप इंक्रीज, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव मतलब स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग गाइस? कांस्टेंट, कांस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कांस्टेंट है। स्लोप पॉजिटिव है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब नहीं होता है सर, कि इस वाले स्लोप ग्राफ पॉजिटिव है। वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। स्लोप, स्लोप पॉजिटिव मतलब y इंक्रीजिंग हो गया, ये श्योर हो गया। बट स्लोप कैसा है, स्लोप चेंजिंग होगा तो आप बोलोगे सर वो तो डिपेंड करेगा, स्लोप का चेंज निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, स्लोप में चेंज निकालना पड़ेगा, मतलब स्लोप का स्लोप एक अलग बात हो गई, उसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएटर, है ना। ये स्लोप हो गया, स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, d2y/dx करोगे, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपने इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। तो आप बोलोगे अगर ये चीज पॉजिटिव आ गई तो आप बोलोगे कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर ये चीज नेगेटिव आ गई तो आप बोलोगे स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये स्लोप में चेंज बताने लगा। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इस चीज का मतलब होता है कि दो बार डिफरेंशिएट करना। खैर, इतनी सी बातें थोड़ी सी मुझे बतानी थी, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, ठीक है। आप देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, या फिर इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हो सकती है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में है, एक ही बात है, ठीक है। हमेशा देखो हाईएस्ट पावर देखा जाता है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो जब y और x का जब आप ग्राफ बताओगे तो y और x का ग्राफ तो कैसा बनता है, पैराबोला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप बोलते हो, यहाँ पे a अगर पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर मैं मान लो y इज इक्वल टू, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर है, बस इतना ले लो। ये भी इसी का एग्जांपल है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। अगर y इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो देखो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, मैंने कहा x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू -1 रखोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे -1 रखोगे तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, x की दो वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, चाहे आप x की वैल्यू को 1 रख लो, चाहे x की वैल्यू को आप -1 रख लो, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो अगर y इज ax स्क्वायर के फॉर्म में, y इज प्रोपोर्शनल टू x, जहां पे ये x स्क्वायर है, तो ध्यान रखना ये y के अराउंड पैराबोला बनता है, y एक्सिस के अराउंड पैराबोला बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब a कैसा पॉजिटिव है, वो a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर a को हमने नेगेटिव लिख दिया तो आप बोलोगे पता है पैराबोला ऐसा बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, इस फॉर्मेट में, तो पैराबोला को जस्ट घुमा देते हैं इन्वर्टेड, तो ये अप्रोक्सीमेट शेप बता दिया, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अगर पैराबोला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला का शेप इस तरीके से होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इस तरीके से होगा। मैंने कहा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है कि यार यहाँ पे y की पावर 2 और x की पावर 1 है, बनेगा अभी भी कैसा, सर अभी भी ये पैराबोला ही बनेगा, बट अब बस ये है कि पैराबोला तो किसके अबाउट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे x की पावर 1 हो गया, तो जिसकी पावर 1 होता है उसी एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनता है। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो आप बोलोगे कि y की दो वैल्यूज के लिए x की एक वैल्यू आने वाली है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला तो बनेगा। और यहाँ पे भी वही बात है कि x इज इक्वल टू क्या, ay स्क्वायर
प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा कुछ फॉर्मेट है और ए की वैल्यू कितनी है 0 से बड़ी है। अगर ए की वैल्यू इसमें नेगेटिव आ जाएगी तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, बस अपना घुमा देगा। इस केस में ए की वैल्यू लेस देन 0। अब जरा यहाँ पर देखो कि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, क्यों? ट्राई अलग अलग जगह पे देखो। यहाँ पे अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको दिखेगा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाओगे तो आपको ढलान मिल रही है, मतलब स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ये ढलान बहुत ज्यादा है, जैसे से नीचे जाओगे ढलान कुछ कम होती हुई दिखेगी। यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो ढलान 0 की दिखेगी, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप कितना हो जाएगा 0। और आगे चले जाओगे तो ढलान देखो आपको चढ़ाई में कन्वर्ट हो गई है। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगा, अलग अलग चढ़ाई या अलग अलग ढलान मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है जैसा कि स्लोप आपका वहां पे था। अच्छा, मैं कहा सर यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होता है? सर यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अब ये जो इस पॉइंट पे अगर मुझे चाहिए, मान लो ये वाला पॉइंट है, x इक्वल टू x1 की बात हो रही है। अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट का एंगल देखते हैं कितना एंगल थीटा फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी जो टेंजेंट एंगल थीटा बना रही है उसका टेन थीटा होता है, वो आप बोलोगे स्लोप होगा इस पॉइंट पे। अब अलग अलग पॉइंट पे देखो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी तो अलग अलग एंगल थीटा होगा तो अलग अलग स्लोप होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरा देखो, इसका अगर मैं dy बाई dx निकालूं, इसका अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो कितना आएगा? जरा देखो 2ax प्लस b। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं आया क्योंकि सर स्लोप की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। x अलग अलग होगा तो स्लोप भी अलग अलग होगा, तो वो हमें दिख भी रहा है। x की अलग अलग वैल्यू आप रखते जाओगे तो स्लोप भी अलग अलग आता जाएगा, है ना? मैंने कहा जरा इस ग्राफ की बात कर लो। अगर x नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, जब ये x नेगेटिव होगा और a तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मैंने कहा ये b भी पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे देयर इज चांसेस कि स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। इसलिए ढलान मिलेगी आपको। जैसे जैसे x पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ये x पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये किसमें कन्वर्ट हो गई? चढ़ाई में कन्वर्ट हो गई। अलग अलग पॉइंट पे आप अलग अलग स्लोप निकाल सकते हो। मैंने कहा एक टेंजेंट ऐसा भी ड्रॉ होगा एक पॉइंट पे कि आप टेंजेंट कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो। उस पॉइंट पे आपका जो स्लोप आएगा वो वैल्यू कितनी आएगी? उस स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो जाए तो समझ जाना स्लोप कितना आ गया, उस पॉइंट पे 0 आ गया। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? मैं ऐसे ही खड़ा रहूं, आप लोग आंसर नहीं दोगे? यस सर। बाकी लोग सो गए हैं, जिंदा है, क्लास में है कि नहीं है? अरे आ रही हैं तो बोलो, नहीं आ रही हैं तो बोलो, बट बोलो तो सही यार, कुछ भी यार। मैंने नहीं पढ़ाना यार, ऐसे सीधी सी बात है। अरे बाकी लोगों को सर मेरी आप आवाज भी आ रही है? यस तो कुछ बोलते क्यों नहीं है यार? यस सर। यस सर। अगर आ रही है तो बोलो, नहीं आ रही है तो बोलो। कम से कम मुझे पता तो चले कि यार आप लोग सुन रहे हो, मेरी बातें आप समझ पा रहे हो, या मैं सिर्फ बड़बड़ाए जा रहा हूँ यार। एक तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो यार, है ना? मैं सिर्फ इमेजिन कर पाता हूँ कि यार आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं हो रहा, ऊपर से आप बोलोगे भी नहीं, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको चीज समझ में आ रही है? ध्यान रखना बेटा, ये ग्राफ तुमको परेशान करेंगे पूरे 11th और पूरे 12th में, जगह जगह यूज होंगे सर यहाँ पे। अगर डाउट रह गए तो फिर पूरी 11th 12th बर्बाद हो जानी है फिर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें b की वैल्यू कैसे पता चलेगी? अरे दी गई होगी बेटा, मैं तो एक जनरल वैल्यू बता रहा हूँ, दी गई होगी आपको इक्वेशन में। ओके सर। ये तो एक जनरल है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो सकता है सर आ रहा हो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये तो एक जनरल इक्वेशन दे दी मैंने, इस फॉर्मेट में इक्वेशन होगी। तो a और b की वैल्यू पता होगी। a पता है यहाँ पे क्या है? नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता नो है। सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है?
यस सर। वहां पे b की वैल्यू क्या होती थी बेटा, कोई फिक्स होती थी क्या? नो सर। ये वही इक्वेशन तो है बेटा, वो तो गिवन होगी अलग अलग क्वेश्चंस में, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ था, मैंने कहा एक और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। अगर मैंने कहा सर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब x अगर इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, ठीक है। इसमें जब भी ग्राफ बनता है तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। आप बोलते हो कि y और x में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है, ठीक है। एक्चुअली ग्राफ इधर भी बनता है, दोनों इस तरीके का, ये होता है पूरा हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब का सिर्फ एक साइड का हाइपरबोला मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। अब यहाँ पे एक्चुअली हाइपरबोला तो क्या होता है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर टू n, n पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप क्या बोलते हो कि ये हाइपरबोला बनता है। अगर इसमें n की वैल्यू को 1 रख देंगे तो उस हाइपरबोला को हम स्पेशली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इनके लिए तो जनरली हाइपरबोला होता है, बट इसके लिए स्पेशली इसके लिए आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो शेप होता है ना वो कुछ एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल का पार्ट जैसा लगने लगता है। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि सर ये रेक्टेंगल जैसा कुछ कुछ शेप ऐसा यूं करके यूं ऐसा बहुत मैच करने लगता है। खैर हमने कहा अगर यहाँ पे x की पावर 1 है, 1/x की पावर 1 है, तो आप बोलोगे सर जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और अगर x की पावर n है, कुछ भी है, n की वैल्यू पॉजिटिव है ना, अगर नेगेटिव हो गई तो ये ऊपर पहुंच के पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। n की वैल्यू का नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और उसको केवल आप हाइपरबोला बोलोगे, तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलोगे। इस पे भी आप बोलोगे सर dy/dx निकाल सकते हो, अलग अलग पॉइंट पे देखो स्लोप अलग अलग आएंगे, टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ होंगी, है ना, अलग अलग पॉइंट पे, तो आप बोलोगे कि सर वो स्लोप भी अलग अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है जो कि आपको पढ़ाई जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं एलिप्स, कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं एलिप्स। ये आपके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में यूज होगा। इस जैसे सर्कल होता है, सर्कल का एक सेंटर होता है, यहाँ पे सर दो सेंटर ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोकस, बोलते हैं इनको फोकस। ये फोकस F1 बोल दो और ये फोकस F2 बोल दो, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, B बोल दिया, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, A। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को A बोल दिया। देखो जो बड़ी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, राइट। जो भी बड़ी एक्सिस होगा उसको हम बोल देंगे मेजर एक्सिस। एक ये वाली एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। और ए को क्या बोल देंगे सर, ए क्या है सर, सेमी मेजर एक्सिस। ए क्या है सर, ये बड़ी वाली एक्सिस का आधा पोर्शन की बात हो रही है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ए की वैल्यू क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू है। ऐसे बी क्या है सर, आधी माइनर एक्सिस है, तो आप बी को सेमी माइनर एक्सिस भी बोलने लगेंगे, ठीक है। तो आप बी को क्या बोलोगे सर, सेमी माइनर एक्सिस। F1 और F2 को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने कहा सर अगर मैं बात करूं यहां से यहां की बात करें, देखो एक डिस्टेंस ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और दूसरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस। एक टर्म डिफाइन होता है E, आगे बताएंगे। ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस ई, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी आनी चाहिए, 2a आना चाहिए। मैंने कहा दोनों को ऐड करके देखना 2a ही आएगी,
यहां से इस फोकस से इस एंड तक की डिस्टेंस को आप बोलोगे a इंटू वन प्लस ई, और इस फोकस से इस वाले एंड की डिस्टेंस को आप बोलोगे, क्या बोलोगे, a इंटू वन माइनस ई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू 2a। ई क्या है वो अभी आगे देखेंगे। मैंने कहा देखो इस फोकस के जो पास वाले पॉइंट होते हैं, ये वाला फोकस मान लो, इसके पास वाले पॉइंट को आप बोलते हो पेरिगी, P फॉर पास, P फॉर पेरिगी या पेरिहीलियन, ये इनके नाम होते हैं। और इससे दूर वाला जिस फोकस की बात करें उस फोकस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपोगी, अपोजी बोलते हैं, या आप बोलते हो एपिहीलियन बोलते हैं। देखो इस फोकस के पास वाला इसलिए P फॉर पेरिहीलियन या पेरिगी, इस फोकस से दूर वाला जो एंड है उसको हम बोलते हैं अपोजी या फिर एपिहीलियन। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, पूरे कर्व में आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, F1 से सबसे कम डिस्टेंस वाला कर्व का पॉइंट यही होगा, इसीलिए इसको पेरिगी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट यही होगा, इसीलिए इसको हम एपिहीलियन बोलते हैं। दो हमने पॉइंट मेजर बता दिए। मैंने कहा कोई मुझसे इसका एरिया पूछ ले, इस पूरे का एरिया, इलिप्स का एरिया कितना होगा, आप बोलोगे कि अगर कोई मुझसे इसका इलिप्स का एरिया पूछ ले तो एरिया की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। इसकी जो इक्वेशन होती है, इस कौन से इक्वेशन कोई बोले ना एक्स और वाई का, तो आप बोलोगे इसके लिए जो इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन होती है इसकी, ये इलिप्स वाले उसकी ग्राफ की। एक्स और वाई रिलेशन कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ए देखो एक्स एक्सिस पे जो आपने सेमी मेजर एक्सिस है उसको बोला ए, और वाई एक्सिस पे जो सेमी माइनर एक्सिस है उसको बोला बी, एंड दैट इज इस फॉर्मेट में होगी। और ई क्या होता है, एक टर्म होता है, मैथमेटिकल टर्म होता है, यहाँ पे आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी ऑफ दी। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, आप तो बस बोलो कि यहाँ पे ई आपको पता होगा, वैल्यू गिवन होगी कि ई क्या कहलाता है, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी कहलाता है, ये वाला ई की बात हो रही है ना। इसको नेपियर्स कांस्टेंट से कंफ्यूज मत कर देना। अब मैंने कहा सर इसमें स्पेशल केस करूं, इफ ए और बी दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लिया उसको, क्या मान लिया मैंने, ए ही मान लिया, तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और सॉरी बी स्क्वायर को भी आप ए स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये हो गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, अगर आपको थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सर्कल। पढ़ रखा है यार 10th में सबने सर्कल, सर्कल पढ़ा है 10th में? यस सर। यस सर। तो कैसी इक्वेशन आई थी, क्या सर्कल सर्कल सर जो ए होता है ना वो सर फिक्स्ड होता है, शायद रेडियस सर कुछ ऐसा पढ़ा था ग्राफ में। कुछ क्या बेटा ऐसे ही पढ़ा था, कुछ तुमने पढ़ा था क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। वहां पे ये इक्वेशन होती थी, तो कभी कभी यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग भी होता था, है ना। तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन आपने 10th में पढ़ रखी है, वो आपने बोला बात है कि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा था, इसलिए हमें चीजें याद नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इस इलिप्स में a और b को बराबर रख दूं तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी a बड़ा है b छोटा है, तो ये ग्राफ ऐसा है। अगर a और b की वैल्यू को बराबर रख दूंगा तो ये सर्कल जैसा नहीं दिखेगा क्या, क्योंकि a और b कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब इलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कल इज एन इलिप्स, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। अब आप बोलोगे कि सर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। देखो एरिया क्या होता है, पाई ए इंटू बी। ए और बी अगर बराबर हो जाए तो पाई ए इंटू ए, है ना। तो आप बोलोगे सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई ए स्क्वायर। एक्चुअली वो इलिप्स का ही फॉर्मूला करना है। तो सर्कल इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। जब आपकी ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों फोकस उसके इसके सेंटर पे आ जाएंगे, दोनों फोकस एक ही जगह हो जाएंगे और केवल एक फोकस रह जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सेंटर। तब आप बोलते हो कि सर हर पॉइंट आपका इक्वी डिस्टेंस होगा सेंटर से, तो वो सर्कल हो जाएगा।
तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नोट डाउन करके बार बार पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके कई बार यूज होने वाले हैं। एक बार में मैं सारा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ग्राफ में आप लोग वीक होते हैं। ये मेरे फिजिक्स का पोर्शन नहीं है, ना ही मैं ये सब पढ़ाने के लिए बाध्य हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही कम टीचर आपको ये सब बातें बताएंगे फिजिक्स में। ये मान के चलते हैं, ये आप 10th में पढ़ लिए होंगे, क्वाड्रेटिक आप पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक के ग्राफ पढ़ के आए हैं, सबको डी रूट्स निकालना सबको आता है, ग्राफ बनाना क्वाड्रेटिक का सबको आता था। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यस सर, बनाए थे। है ना? तो ये मान के चलते हैं कि आपको 10th में ये सब बातें आती हैं। ये मान के चलते हैं कि 10th में आप लोगों ने हाइपरबोला या एलिप्स की इक्वेशंस पढ़ी हुई होंगी, ऐसा मान के चलते हैं, या सर्कल की इक्वेशंस पढ़ी हुई होंगी। नहीं पढ़ी है तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा छोड़ देते हैं बात को से। मैंने आपको इतना बता दिया, बार बार मैं इस बारे में ज्यादा अपना टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा। आप एक बार में ही इसलिए ध्यान दें क्योंकि दिस इज नॉट इन माय पार्ट ऑफ द सिलेबस, ऐसा कह सकते हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है आप लोग नहीं पढ़ के आते हो 10th में। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ आप लोग एकदम गधे हो, और उसमें कोई मैं दो राय नहीं, बिल्कुल आप सही एज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोग 10th में बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो। मार्क्स सबके 10 पॉइंटर आ रहे होंगे, या 90% और 92% आ रहे होंगे, बट ये सर्कल की अभी हम इक्वेशन क्वेश्चन पूछ दूं तो अटक जाओगे। 2 चैप्टर है सर्कल के 10th में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9th और 10th, राइट? सर्कल Yes, पे sir. बेस 2 चैप्टर हैं क्लास 10th में, और शायद चैप्टर नंबर 9 और 10, ये भी बता दूंगा शायद, यस सर। है ना? 2 चैप्टर में भी आप अगर सर्कल की बेसिक चीजें नहीं याद है तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े। तो इस बात को आप मान के चलो कि अभी 9th 10th में आपने पढ़ाई की नहीं है, भले ही 90% मार्क्स आ रहे हो आपके, बट एक्चुअल में पढ़ाई नहीं की है। अभी तक सिर्फ मजाक करके आए हो, पढ़ाई अब स्टार्ट हो रही है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन का तुम्हें आइडिया लगने लगा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्कल की इक्वेशन नहीं दी गई होगी, तुमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अरे ये तो सर्कल है, वो बताएगा नहीं तुम्हें सर्कल है। तो कई बार आपको इन चीजों का यूज होगा, इसलिए अच्छे से हर एक बात याद रख लें। बार बार मुझे इस चीज में परेशान नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये बातें थी ग्राफ की। हाँ जी, हाँ सर बताइए। सर छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी बस। बताइए। मैं इनको ना जो टेस्ट का शेड्यूल और इनका सिलेबस इसी टेक्स्ट में डाल देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जो मैसेज नहीं कर पाऊंगा मैं अभी इनको। आप लोगों का टेस्ट का शेड्यूल और टेस्ट का सिलेबस चैट बॉक्स में शायद हर्षद भेज रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो मैसेजेस प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहे हैं। अपनी तरफ से ये लोग मैसेज भी करेंगे, बट हो सकता है किसी के पास मैसेज पहुंचे या ना पहुंचे, और फिर बाद में आप बोलो सर हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है? तो जिसके पास सिलेबस या शेड्यूल नहीं मिले, या जो भी जिसको अनभिज्ञता रहे, वो क्या करेंगे, वो आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं हर्षद से। बाकी उन्होंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अभी रख सकते हैं। थैंक यू सर। सर आपका काम कर दिया, चॉकलेट भिजवा देना, रख लेना, ड्यू कर लेना, जब दिल्ली में आएंगे तब बात करेंगे चॉकलेट की। कंफर्म सर। हाँ जी, चलो। तो ये तो बात थी ग्राफ्स की। इतने ग्राफ्स में हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, मतलब जितनी बातें मैंने बताई, जैसे मैंने बताई, अगर वैसे याद रहेगी तो आपका काम बनता रहेगा। प्रॉब्लम ये है भूल जाऊंगा, सर हाइपरबोला क्या होता था, सर इलिप्स क्या होता था। जब मैं आज से 3 महीने बाद और मे बी 4 महीने बाद, है ना,
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँगा, तब रोटेशन छोड़ो, ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, तब आपके सामने जब इलिप्स आएगा तब आप फिर से करेंगे इलिप्स क्या होता है, तब आप परेशान होंगे। अगर तब आपको इलिप्स नया नया सा लगेगा तो समझ जाना कि सर फिजिक्स में कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा। इसलिए पहले बोल रहा हूँ ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ना आए। चलिए, मैथमेटिकल टूल का कुछ लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप देखो कोई भी कर्व की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, राइट। आप बोलोगे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये कर्व दे दिया आपको, ये अच्छा, या फिर एक कर्व दे दिया कुछ ऐसा, तो आपको पता है सर इन 2 कर्व में देखो यहाँ पे जो y है दैट इज मिनिमम वैल्यू, y से नीचे कर्व में y की वैल्यू नहीं हो सकती। क्या उस पूरे कर्व में y की वैल्यू इससे कम हो सकती है क्या कहीं पर? किसी को लगती है हो सकती है तो मेरे से कंफर्म कर ले प्लीज, है ना। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि इस कर्व में y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, इसके बाद y की वैल्यू इस पूरे कर्व में इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जहां पे भी कर्व की, है ना, ये मैं कुछ ऐसा मैं, अच्छा जरूरी नहीं है, चलो थोड़ा सा और जनरल बना देता हूँ। मान लो ये कर्व ऐसा है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है भाई, ठीक है। सिमिलरली इस कर्व को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, वरना आपको लगे कि जहां पे एक्सिस को कट कर रहा है बस वहीं पे आपकी, तो ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, ये y की मिनिमम वैल्यू है। तो जहां पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी उस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊं तो देखो एक क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल बनेगा टेंजेंट। सर यहाँ पे अगर मैं देखो टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, या फिर आप बोलोगे मिनिमम वाला पॉइंट है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो देखिए एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ होगा। इसका मतलब ये पॉइंट होता है मैक्स मिनिमा का पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, ऐसे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मुझे कैसे पता करूंगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कहां पर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू x1 या x इक्वल टू, राइट, x इक्वल टू x1 वैल्यू पे यहाँ पे देखो मिनिमा मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमा मिल रहा है, ये तो मैं समझ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मैक्सिमा या मिनिमा का, कि सर अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मिनिमा मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहला क्या है सर, मुझे मालूम है सर जहां पे मिनिमा या मैक्सिमम मिल रहा होगा वहां पे स्लोप कितना है, 0। जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है दोनों ही पॉइंट पे स्लोप आपको दिख रहा होगा कितना होगा, 0। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो देखिए इनफाइनाइट पे जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव इनफाइनाइट पे जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमा तो हम उनकी बात ही नहीं कर सकते, इसमें मिनिमा बात कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू बात कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो देखो जांच बंद करके दोनों में चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना, आप बोलोगे सर स्लोप निकालो, स्लोप को वैल्यू कितना रख दो, 0। इन दोनों ही ग्राफ में सर मैक्सिमा या मिनिमा ऐसे 2 पॉइंट है जहां पे स्लोप क्या है, 0 है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मैक्सिमा या मिनिमा है, तो आप बोलोगे स्लोप कितना है, 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ से x की कुछ वैल्यू निकल आएंगी, x1 या x2। स्लोप कहाँ कहाँ 0 है, आप बोलते हो सर x1 पे 0 निकला, x2 पे 0 निकला, या और भी कई पॉइंट पे 0 निकल सकता है। तो जब आप स्लोप को निकालोगे और उसको 0 पुट करोगे तो x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि x की इन वैल्यूज के लिए या तो स्लोप, या तो वहां पे y मैक्सिमम हो रहा है या y वहां पे मिनिमम हो रहा है। क्लियर है? मैंने कहा सर अच्छा अब ये कैसे पता करें कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलो भाई मुझे यहाँ बताओ इस रीजन में ये वाले पॉइंट से जस्ट पहले यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, गाइस? नेगेटिव। नेगेटिव। सारे आंसर आने चाहिए यार, बाकी लोग भी बोल दिया करो, थोड़ा सा मेरे को भी खुशी मिल जाएगी, मेरी खुशी के लिए बोल दिया करो। नेगेटिव। ढलान है, अच्छा इस वाले रीजन में पॉजिटिव। 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 यहाँ पे स्लोप, मैं जब बात कर रहा हूँ स्लोप की तो यहाँ पे आप बोलोगे सर स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव।
अच्छा आप बताओ कि सर इस रीजन में स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जा रही है, इसका मतलब स्लोप कैसा है? बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप में चेंज पॉजिटिव आएगा। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव बिकॉज चढ़ाई है। हाँ बोलोगे यहाँ पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि ढलान है। नेगेटिव। इन चीजों में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो, जब ये पॉइंट आपका मिनिमा का है तो स्लोप उस पॉइंट से पहले और बाद में देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस पॉइंट पे स्लोप इंक्रीजिंग है। जब ये पॉइंट मैक्सिमा का है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग है। कोई चीज इंक्रीज कर रही है, अगर y इंक्रीज कर रही है तो क्या पॉजिटिव होना चाहिए? स्लोप। y का स्लोप, y का स्लोप। स्लोप या y में चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मेरा स्लोप इंक्रीजिंग है तो स्लोप में चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। ये स्लोप है। स्लोप में चेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? स्लोप का स्लोप, यानी कि सर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएशन। जिसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट। ये वैल्यू निकालोगे आपको ये स्लोप में चेंज आ गया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, कहां पे? x की इन वैल्यूज के लिए स्लोप में चेंज निकालोगे, फिर x1 रखोगे, x2 रखोगे। अगर आप बोलते हो कि सर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब ये वाला केस हो गया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? ये कौन सा है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसका मतलब ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर मैं कहता हूं सर दूसरा केस, इफ अगर ये डबल डिफरेंशिएटेड कैसा है सर? नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब स्लोप में चेंज कैसा है? नेगेटिव है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है। मतलब कौन सा वाला केस हो गया? ये वाला केस हो गया। मतलब ये आपको क्या मिल जाएगा सर? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, मान लो अगर ये x1 पे नेगेटिव आ रहा है, सॉरी x1 पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब x1 आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, आप बोलते हो इसको x2 बोल दो। अगर मान लो ये x2 पे ये वाला केस हो रहा है, इसका मतलब x2 क्या हो जाएगा सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अब मुझसे कोई पूछेगा y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? x1 की वैल्यू रख दोगे y फंक्शन में, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या रखोगे? x2 वैल्यू यहाँ रख दोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। क्लियर है ये बात? यस सर। स्क्रीनशॉट यस लो, सर। क्वेश्चन करते हैं इसके। सारी चीजें जितनी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ या बोलता रहता हूँ सब डेली वाइज अपने नोट्स में जरूर लिखा करें। मैक्सिमम बच्चे अभी भी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके बैठे हुए हैं। क्यों आकाश, सही बोल रहा हूँ मैं? नो सर। नहीं बोल रहा हूँ? मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। चलो, मैंने कहा जरा देखो y इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये y इक्वल टू 4x² माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, मुझे जरा बताओ y की मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आप निकाल पा सकते हो बताओ। वो पहले तो ये बताओ कि y की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, और जो भी वैल्यू पॉसिबल होगी वो कितनी होगी? y मैक्सिमम और y मिनिमम।
ये वाला हो जाए तो फिर इसको सॉल्व करें। सर y की मिनिमम वैल्यू आ रही है -4। -4 मिनिमम वैल्यू आ रही है, सानवी ने ये बात बोली है। बाकी लोग के आंसर्स आने चाहिए इतनी जल्दी कोई थी। अगर सानवी कर पा रही है तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। मुझे अभी तक एक चीज समझ में आ गई, शायद सानवी को चीजें समझ में आ रही है। Come on, come on, come on. Anyone? यार कैसे काम कर रहे हो तुम लोग यार? किसी का आंसर नहीं आया एक के अलावा? बहुत बुरी हालत है यार, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, बोलते रहे आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। पहला स्टेप क्या है? आपने बोला सर मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए सबसे पहला स्टेप है dy/dx निकालो और उसको 0 पुट कर दो। जो स्टेप है वही फॉलो करते जाओ। मैंने कहा इसका dy/dx निकालोगे तो आएगा 8x -4 = 0 पुट कर दिया। जब =0 पुट किया तो मुझे पता चला x की वैल्यू आई 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। मैंने कहा सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर डबल डिफरेंशिएट कर दो इसको, d2y/dx²। डबल डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? ये जो एक बार डिफरेंशिएट होके आया है, ये तो आया dy/dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो सर 8x - 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 8। और ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है हमेशा। 8 क्या है? 8 तो हमेशा 0 से बड़ी है। अब x की वैल्यू 1/2 रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x तो आया ही नहीं। तो अगर ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है तो x = 1/2 पे भी 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब सर x = 1/2 पे आपको क्या मिलेगा? सर आप बोलोगे पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ सेकंड वाले में सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा। ग्रेटर देन 0। अबे इसकी बात कर लेने दो, पहले तो कर नहीं पाए, अब मैं बता रहा हूँ तो बीच में टोक देते हो। ऐसे ना किया करो यार। मैंने कहा पॉइंट ऑफ मिनिमम पता चल गया, मैंने कहा तो y मिनिमम बता दो। सर y मिनिमम क्या होगा? सर x की वैल्यू को ये रख दो, x की वैल्यू को 1/2 रखो यहाँ पे। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल तो बचेगा 1। मैंने कहा -4 × 1/2 रखोगे x की वैल्यू तो आएगा 2। मैंने कहा माइनस ये आंसर आ रहा है कितना बेटा? -3 आ रहा है। तानवी बेटा, अनुभव ने शायद करेक्ट आंसर दिया। आपने -4 बोला था। एक मिनट, -4 बोला था। देखो कैलकुलेशन, अनुभव ने शायद -3 बोला था और आंसर मेरा -3 आ रहा है। ना करे गलती तो नहीं कर रहा हूँ, देख लेना एक बार। x की वैल्यू 1/2 आई थी क्या? यस सर, 1/2 आई थी। तो फिर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, जरा देखते हैं। ठीक है, अनुभव ने शायद -3 बोला था। सर मैंने 1 - 5 लिख दिया 1 - 4 की जगह लास्ट में। अच्छा, ऐसी गलतियां ना करो बेटा, आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे, ये तो और भी बड़ी मिस्टेक है। छोटी छोटी मिस्टेक अवॉइड करो, आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे। यार मुझे मालूम था यहाँ पे मिनिमम बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में सोचता, सर कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड बनेगा। क्यों? y प्रोपोर्शनल टू x², और x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव, तो सर अपवर्ड बनेगा। तो ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूँ सर यहाँ पे y मिनिमम एग्जिस्ट करेगी।
तो मिनिमम या मैक्सिमम होगा ये तो मैं ग्राफ देख के बता दूंगा, कितना होगा उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नेगेटिव कर दिया, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा सर, ये ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बनने वाला है, पूरा प्रोसेस यही चलेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे बस ये जो वैल्यू है वो -8 आ जाएगी, तो उससे वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और आप ऐसे ही फाइंड आउट कर पाओगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप अगला वाला खुद करेंगे। ग्राफ की हेल्प से मैं बिना सॉल्व के भी बता सकता था कि मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा। थोड़ा ग्राफ अगर मैंने स्लाइड किया होगा तो इतना ग्राफ आपने क्वालिटी में कर रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट दो, मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ घर पे दोबारा से उसको आप खुद सॉल्व करा करें। मैंने कहा मान लो कि सर एक फंक्शन है x = 1/sin θ + cos θ, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। x मिनिमम कितना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो प्रोसेस तो वही है कि df/dx 0 और dy, यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, ठीक है, तो df/d थीटा निकालना, उसको 0 रखना, उससे कुछ थीटा की वैल्यू आएंगी और उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करके देखना, मिनिमम मैक्सिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी और आप निकाल पाओगे। मैंने कहा इसको शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर अगर इस फॉर्मेट में हो a sin x + b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपको बताता हूँ, दैट इज इक्वल टू √a² + b। अगर इस फॉर्मेट में आपका कभी एक्सप्रेशन आ जाए तो आप बोलोगे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² + b²। अगर मुझे x का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बोलो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दो, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो मैंने कहा सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा इससे कंपेयर करके देखो। सर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी sin θ + cos θ की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू √1² + 1² एंड दैट इज इक्वल टू √2। तो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी आप क्या बोलोगे, नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू रख दो, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो दैट इज x मिनिमम। जब नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम, तब ओवरऑल x की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम। क्या ये बात क्लियर है? ये एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप का आप बोल सकते हो कि आपको बता दिया। वैसे आप प्रोसेस से जाओगे तो भी करोगे, कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह बता दिया। करने वाले उससे भी ट्राई कर सकते हैं, होगा उनसे भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, हो सकता है आपसे बने भी ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज आपको इस तरीके से बता दी है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आपको फॉर्मुलेट कर दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो पूछ लो। Any doubts, any kind of doubts in the whole lecture? Otherwise, this is the end of the mathematical tools from my side. इसके ज्यादा मैथ आपको जो भी आपको पता करनी है आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 9th 10th वाली मैथ। इसके अलावा 11th 12th की मैथ आपको एज सच रिक्वायर्ड नहीं होगी। लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम के कुछ फंक्शंस होते हैं बेसिक, 2-3 मिनट में मैं कवर कर सकता हूँ, वो आपको केमिस्ट्री में भी कराए जाते हैं। जब आप लॉग पढ़ोगे पीएच वैल्यू वगैरह निकालना सिखाया जाएगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, मैं वो फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा, उतने से लॉग आपका पूरा काम चल जाएगा। फिर उसमें मैथ्स में मुझे आपको और कोई छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। मैं पहले बता देता हूँ, वो चीजें 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के सारे स्टैंडर्ड एंगल, 0, 30, 37, 45, 53, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री, इनकी आपको साइन कॉस की वैल्यूज एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। जितनी स्पीडली आप कर पाए उतना अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 1-2 बेसिक फॉर्मूले हैं, शायद उनमें से 1-2 मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, sin 2 थीटा का, मे बी cos 2 थीटा का, है ना। 1-2 फॉर्मूले वो टाइम के साथ आपको पता भी चल जाएंगे अगर नहीं भी पता होंगे तो। बाकी आपको 11th के 12th के मैथ्स की और कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी। अगर इतनी मैथ्स आपने सीखी जो हमने पिछले 2 से 3 लेक्चर में सीखी थी,
फिजिक्स में मैथ्स आपको परेशान नहीं करेगी, इसकी गारंटी नहीं है, पर उसके लिए मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी। आप सोचो मैंने करा दी और आपको आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैथ्स में तो बहुत थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी एक डीपीपी मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा, मे बी हो सकता है आपको परसों टेस्ट है तो शायद मैं कल ना कराऊं, ठीक है। तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, उसके बाद आपकी मैथ्स वाली प्रॉब्लम पूरी हो जाएगी। लॉगरिथम मुझे नेक्स्ट क्लास में याद लाना है, लॉगरिथम भी कुछ फंक्शंस आपको मैं लिखवा दूंगा। बाकी मेरी तरफ से मैथ्स इज डन। आपको कोई डाउट हो पूरे उसमें आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं।